मेटलर्जी। फिर मैं आपको बताता हूं मेटलर्जी हम किससे कहते हैं। मेटलर्जी ऑफ आयरन, ठीक, यानी एक्सट्रैक्शन भी बोल सकते हो, एक्सट्रैक्शन एंड, और उसके बाद क्या कह सकते हो, प्योरिफिकेशन ऑफ, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल की प्योरिफिकेशन करनी है फ्रॉम इट्स सॉल्ट्स, ठीक है, कंपाउंड्स, और या फिर कंपाउंड्स और ओर्स, ठीक है। और ये जो है किसी भी, यानी हमने क्या करना है, किसी धातु को, किसी मेटल को, अक्सर आपको ये मेटल ना प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूं, ठीक है, सही है। तो प्योर मेटल हमें अक्सर नहीं मिलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये होते हैं ऑक्साइड्स की शक्ल में, ठीक है, कार्बोनेट्स की शक्ल में, इनमें होते हैं। तो फिर इनको इनके कंपाउंड्स में से हासिल करते हैं, और इनके कंपाउंड भी बहुत सारे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स की शक्ल में ये कंपाउंड हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो बस जस्ट मैं ये थोड़ा देख लूं, पार्टिसिपेंट्स जो आपके हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस मेटल को फिर उस कंपाउंड में से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी उसको प्योरीफाई करके मेटालिक फॉर्म में लेके आते हैं। पर उनमें से कोई एक ऐसा कंपाउंड जरूर होता है उस मेटल का, जिसमें से आप उस मेटल को हासिल करोगे तो एक तो आपका खर्चा कम आएगा, दूसरा उस पे लेबर यानी आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, तीसरा वो सबसे ज्यादा अमाउंट मेटल की देगा। तो ऐसे कंपाउंड को, किसी भी धातु का जो है, उसको उस कंपाउंड की क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं, ORE, ये वाला ओर कहा जाता है। बाकी आप मेटल को किसी भी कंपाउंड के में से हासिल कर सकते हैं, उसके कई कंपाउंड होंगे, लेकिन आपको वो जो मेटल उस कंपाउंड में से मिलेगा उस पे खर्चा आपका बहुत आएगा, कॉस्ट आपकी बहुत आएगी, लेबर आपका बहुत ज्यादा खर्च होगा, लेकिन मेटल थोड़ा मिलेगा, खर्च बहुत हो जाएगा। मेटल की उतनी कीमत नहीं होगी जितना आपका खर्च आएगा। तो इसलिए फिर याद रखो, उसको और नहीं बोलोगे, वो उसका कंपाउंड है। तो और क्या चीज होती है, यानी और लफ्ज जो है, ORE, ये क्या है, यानी इट इज ए प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल कंपाउंड, यानी ये प्रॉफिटेबल कंपाउंड होता है, किसका, प्रॉफिटेबल कंपाउंड ऑफ ए मेटल, किसी भी धातु का होता है, ठीक, ऑफ ए मेटल फ्रॉम विच, जिसमें से आप क्या कर सकते हो, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, यानी हम मेटल को हासिल करते हैं एट लो लो कॉस्ट एंड क्या, लेबर, यानी मेहनत भी कम आएगी, खर्च भी कम होगा। तो फिर ऐसे कंपाउंड के, बेटा, कंपाउंड को, धातु का जो होगा उसको और कहोगे। तो ये होती है मेटलर्जी, यानी मेटल को साफ करके असल एलिमेंटल फॉर्म में लेकर आना, पर किस में से हासिल करना, उसके किसी ऐसे कंपाउंड में से जो सस्ते में, कम मेहनत में, कम खर्च में ज्यादा धातु प्रोवाइड करे। तो यहां पर आपको आयरन का पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आयरन की कुछ बातें हम यहां पढ़ेंगे। हमें अमूमन कहा जाता है कि आयरन जो है ये मुख्तलिफ जो है इसके यूजेस होते हैं। अगर हम आयरन की बात करें तो एक छोटे से पिन, एक छोटे से कील, एक छोटे से नेल से आप स्टार्ट करो, बड़े बड़े शिप्स तक चले जाओ, तो शायद आपको कोई भी ऐसी चीज दुनिया में नहीं मिलेगी
जो आयरन यानी लोहे के बगैर बनती हो। क्या? लोहे के या आयरन के बगैर बनती हो। तो इसलिए इसका यूज बहुत ज्यादा है हमारी लाइफ में। तो हम आज यहाँ उसका यूज भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे और उसके एलॉयज भी पढ़ेंगे। याद रखो, जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाए आयरन, तो आयरन जो है ये असल में सिंबल इसका है Fe। तो आयरन जब बोलोगे तो आयरन खुद क्या है? आयरन है एलिमेंट। क्या है आयरन? एलिमेंट है। लेकिन जब कहा जाए स्टील, क्या कहा जाए? स्टील। ये है लोहा, आयरन और स्टील, इसमें फर्क है। स्टील जो है ये असल में हम उर्दू में इसको फौलाद बोलते हैं। अब ये स्टील क्या होगा? ये प्योर लोहा नहीं होगा, ये प्योर आयरन नहीं होगा। ये दो टर्म याद रख लो। स्टील जो है ये कहा जाता है किसको? एलॉय ऑफ आयरन, यानी आयरन के एलॉय, एलॉयस भी कह सकते हो, बहुत सारे बनते हैं इसके। तो ये खुद आयरन का कोई ना कोई एलॉय होगा। अब जैसे मैं आपको कहता हूं बेटा पिग आयरन, पिग आयरन भी कहते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं हार्ड स्टील, ये कहा जाता है। अब ये पिग आयरन या हार्ड स्टील जो है ये क्या है? इसमें असल में आयरन प्लस इसमें क्या मिलाते हो? कार्बन, कोयला, कोक, ये मिलाते हो। और ये तकरीबन 2.5% से 4.5% तक मिलाते हो, तब हमारा ये बनता है पिग आयरन, हार्ड स्टील, या इसको बोलते हैं कास्ट, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन भी बोलते हैं। यानी मजबूत फौलाद, मजबूत लोहा, सबसे सख्त तरीन लोहे की जो शक्ल है, हार्डेस्ट फॉर्म जो है, वो पिग आयरन, कास्ट आयरन या हार्ड स्टील ये कहलाता है। अच्छा, ये आयरन जो है ना, खुद लोहा जो है प्योर आयरन, ये हार्ड नहीं होता, ये सख्त नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन स्टील जो है ना ये बहुत हार्ड होता है, ये बहुत टफ होता है, बहुत रफ टफ होता है। क्यों टफ होता है? यानी हार्डनेस जो इसके अंदर आती है, सरिया जो होता है, आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में सरिया, रेलवे के ट्रैक्स होते हैं, शिप्स की बॉडीज बनाई जाती हैं, तो वहां लोहा बहुत सख्त होता है। तो ये सख्त यानी हार्डनेस जो है, इसमें हार्डनेस इन स्टील, इसमें कौन पैदा करता है? आयरन नहीं पैदा करता। इज ड्यू टू, किसकी वजह से है? कार्बन, यानी इसमें जो आप कोक मिलाते हो, आप इसमें जो कार्बन मिलाते हो, ये इसको हार्ड बनाता है, ये इसको सख्त करता है। ये बिल्डिंग्स में जो सरिया इस्तेमाल होता है, गर्डर, टी आयरन, पुलों में इधर उधर जो सख्त सरिया होता है, सख्त लोहा होता है, वो कार्बन, लोहे को पिघलाकर इसमें कोक यानी पथरीला कोयला मिलाया जाता है। तो ये कोक होता है जो इसको हार्ड करता है। तो हार्डनेस आयरन की वजह से नहीं है, कार्बन की वजह से। कार्बन मिलाओ हार्ड, पर ज्यादा में ज्यादा कितनी मिला सकते हो? 4.5। इससे ज्यादा मिलाओगे तो ये क्रैक होना शुरू हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा, फिर ये मुड़ेगा नहीं। इसको मोड़ेंगे ये टूट जाएगा और ये ज्यादा पायदार नहीं होगा। तो इसलिए ये 4.5 तक इसमें कार्बन मिलाते हैं, तो ये पिग आयरन या फिर कास्ट आयरन कहलाता है। बाकी इसके एलॉयस और बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको एलॉय बताया है, ये किसका एलॉय है भाई? ये एलॉय जो है ये बिल्डिंग्स में इसमें जो फौलाद इस्तेमाल होता है। अब इसको आमतौर पर यानी इट इज क्या है बेटा? हार्ड, हार्ड मेटल, यानी ये हार्ड मेटल है, यूज्ड, यूज इन बिल्डिंग्स। इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल बिल्डिंग्स के सरिया के तौर पे जो स्टील होता है वो, उसके बाद रेल्स यानी रेलवे की पटरियां होती हैं, ब्रिजेस यानी पुल बनाए जाते हैं इससे, उसके बाद शिप्स, ये जो मैंने अभी आपको स्टील बताया इसमें ये इस्तेमाल होता है।
मशीनरी में भी ये इस्तेमाल होता है। तो इसको आप स्टील भी बोलते हो, हार्ड आयरन भी बोलते हो, पिग आयरन भी बोलते हो और कास्ट आयरन भी बोलते हो। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आयरन का एलॉय है। अब हम आते हैं इसके आयरन की आमतौर पर कोरोजन की तरफ। कोरोजन क्या होता है या कोरोजन से मुराद क्या होती है? कोरोजन क्या है, क्या चीज है, या कोरोजन कैसे लगता है? भाई मैं ये ज्वाइन करवा लूं आप लोगों को, कुछ बच्चे फिर देर से आ जाते हैं ना। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन भी बोलते हो इसको, या इसको दूसरा नाम देते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे को जंग लगना। कोई भी धात है, ठीक है, कोई भी मेटल है, उसकी आमतौर पर उसको ओपन एयर में रखोगे या पानी में या लिक्विड में रखोगे तो उसकी होती है ऑक्सीडेशन। फिर उसके ऊपर एक मेटल की ऑक्साइड की लेयर आ जाती है और इसी लेयर को हम बोलते हैं क्या? रस्ट बोलते हैं। इसको अमल को बोलते हैं रस्टिंग, और इसको कोरोजन भी कहा जाता है, यानी जंग लगने का अमल। उसको जंगाल आ जाए, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाए, तो ये है। यानी व्हेन, जब क्या होगा? आयरन इज एक्सपोज्ड इन ओपन एयर, यानी इसको हमने खुला छोड़ दिया, ओपन एयर में रखा हुआ है, और इनटू ए लिक्विड या फिर किसी पोलर लिक्विड में इसको रखा, इट स्टार्ट्स टू ऑक्सीडाइज। अब ये स्टार्ट हो जाता है क्या करने में बेटा? ऑक्सीडाइज होने में। इसमें ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है, इसके इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो जाता है। ऑक्सीडाइज टू किस में? आयरन ऑक्साइड। किस में मिलाते हो? ये आयरन ऑक्साइड में, यानी फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो फिर इट इज, फिर इस अमल को क्या बोलते हो? कोरोशन ऑफ आयरन, यानी ये लोहे को जंग लगने का अमल कहलाता है। ठीक। अब देखें, ये आयरन लिया हमने, ऑक्सीजन का तो पता ही है आपको, O2 की शक्ल में होता है। तो यहाँ पे हम उठाते हैं 3 मोल, यहाँ पे 2 है। यहाँ हर आयरन कितने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? ऑलमोस्ट समझ लो 3 इलेक्ट्रॉन एक आयरन का एटम लूज करता है। तो फिर हम यहाँ पर 4 आयरन के एटम उठाते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है। अब ये देखें, ये एक आयरन ने लूज किया 3 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये Fe2O3 +6 और -6 कैंसिल। तो ये हमारा जंग, यानी रस्ट जो है, ये रस्ट का फार्मूला है, जंग का फार्मूला है। जब इसको लोहे को जंग लग जाता है तो इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हो इसको? आयरन ऑक्साइड। तो ये बनता है, और यही असल में जंग होता है। और ये आमतौर पर प्योर आयरन के मुकाबले में हेवी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरली जनरली क्या होता है कि ये हेवी हो जाता है और इसमें ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ड्यू टू ऑक्सीडेशन ये हमारा आमतौर पर मेटल हेवी हो जाता है। तो अब हम आगे जाएंगे। ये इसका रिएक्शन है हवा के साथ या फिर ओपन एयर में किसके साथ था? ये इसका ऑक्सीजन के साथ, और इसको जंग लग गया। अब जंग लगने से एक तो ये धात कमजोर हो जाएगी, दूसरा जंग जो है ना वो मेटेलिक नहीं है। जंग जो है ना, रस्ट जो है, वो मेटेलिक नहीं होती है, ये प्योरली नॉन मेटेलिक होती है। पर जब लोहे को जंग लगता है, रस्टिंग होती है, तो उसका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो जाता है ना मेटल में। तो पहले सिर्फ आयरन था, अब आयरन ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का तो वजन बढ़ जाएगा ना। तो आयरन ऑक्साइड हैवी होता है प्योर आयरन से। अब इसका एक और बहुत क्विकली
रिएक्शन होता है। किसके साथ रिएक्शन होता है इसका? रिएक्शन विद क्लोरीन। किसके साथ रिएक्शन होता है? क्लोरीन के साथ। अगर हम आयरन को, प्योर आयरन को थोड़ा थोड़ा सा क्लोरीन गैस देते रहें तो ये फिर आयरन क्या करता है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, आयरन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हर आयरन का एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 3 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन पर है -1, तो 3 पर -3, ये 2 मोल किसके फिर बना लेगा? ये बना लेगा फेरिक क्लोराइड। और ये आपको फेरिक क्लोराइड जो है ये थोड़ा सा हल्का सा रेडिश या जैसे ऑरेंज कलर का होता है, इस तरह का एक सॉल्ट बना देगा। तो आयरन जो है क्लोरीन भी इसको ऑक्सीडाइज करता है। याद रखो क्लोरीन के साथ भी इसका जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हो। तो क्लोरीन भी आयरन को क्या कर सकता है? ये इसकी रस्टिंग कर सकता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयस। अब एक इंपॉर्टेंट एलॉय तो मैंने आपको बता दिया, कौन सा वाला था? वो था आमतौर पर कार्बन स्टील, जिसको आप पिग आयरन भी बोलते हो, और उसके बाद आप उसको क्या बोलते हो? कास्ट आयरन भी बोलते हो। अब उसके बाद हम यहाँ कुछ इसके और एलॉयस की बात करेंगे। तो आयरन के एलॉयस में ये जो आपने अभी पढ़ा, बिल्डिंग में, सरियों में इस्तेमाल होता है, इसको कार्बन आयरन भी कहते हैं, कास्ट आयरन भी कहते हैं, पिग आयरन भी कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील जो है ये ऑलमोस्ट वो समझ लो, यानी ये स्टेनलेस स्टील, स्टेन कहते हैं जंग को, कोरोजन को, ऑक्साइड को। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? यानी इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन। ये एक नहीं होता, काफी होते हैं इसमें। एलॉय ऑफ आयरन, या फिर क्या लिखोगे? यानी एलॉयज। अगर एलॉयज लिख दो तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं जो स्टेनलेस स्टील में आते हैं। कोई एक नहीं है स्टेनलेस स्टील की टाइप, बहुत सारे हैं। तो हम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं एलॉयज ऑफ आयरन कंटेनिंग, जिनके अंदर मौजूद होता है, कंटेनिंग क्या कुछ होता है इनमें? आयरन, उसके बाद निकेल, उसके बाद क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, उसके बाद जो है मैग्नीज। इसके अंदर मैग्नीज जो है ये भी शामिल होता है। तो फिर ऐसे स्टील को क्या बोलते हो? स्टेनलेस स्टील बोलते हो। अब स्टेनलेस स्टील जो है इसकी अगर इंपॉर्टेंस देखो तो आपको पता होगा, ये किचन वेयर यानी घरेलू इस्तेमाल के बर्तन, उनमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्क्रूज, कई स्क्रूज, नट्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। मशीनरी, आमतौर पर मशीन के पुर्जा जो हैं वो बनाने में इस्तेमाल होता है। एंड टूल्स, और कई औजार वगैरह जो हैं वो इसके, जैसे स्क्रू ड्राइवर है, उसके बाद प्लॉस है, दूसरी चीजें हैं। तो ये इससे टूल सेट्स वगैरह जो हैं ये बनाए जाते हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील ये वाला होता है, यानी जो खाने पीने के बर्तन, ठीक है, दूसरी चीजें बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट एलॉय बनाते हैं? आयरन, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज, ये शामिल होता है। अच्छा, इसमें टूल्स वाला भी आ जाता है और उसके बाद एलॉय स्टील भी आ जाता है। ये सारे के सारे एलॉयज जो हैं मेन, ये हमारे खाने पीने के बर्तन, टूल्स, पुर्जाजात, सब चीजें
आयरन से बनाई जाती हैं। तो ये है आयरन का थोड़ा सा एक जायजा, जो आपकी बुक में भी है। और बस इतना याद रखना है कि आयरन की हार्डेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, उसका कौन सा एलॉय सबसे हार्ड होता है। ये हार्ड कम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो आपने स्टील पढ़ा कार्बन वाला, जो कि बिल्डिंग मटेरियल्स में इसमें इस्तेमाल होता है, जिसको फौलाद या सरिया बोलते हो, वो बहुत हार्ड होता है। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट, इसके बाद एक और मेटल की तरफ। और वो मेटल कौन सा है? दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी ऑफ कॉपर। क्या कहते हो इसको? मेटलर्जी ऑफ कॉपर। यानी अब कॉपर को एक्सट्रैक्ट भी करना है, कॉपर के बारे में हमने उसके अलग अलग क्या करने हैं, स्टेप्स भी पढ़ने हैं। तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर में हम आएंगे तो सबसे पहले याद रखो, कॉपर हैज गोल्डन लस्टर। यानी कॉपर का ये जो मेटल होता है, इसमें सुनहरी चमक होती है, गोल्ड जैसा होता है, गोल्ड की तरह इसमें चमक होती है। उसके बाद इट इज सॉफ्ट। उसके बाद डक्टाइल। डक्टाइल कहते हैं नर्म होता है धात। डक्टाइल तारे बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैलिएबल, इसकी शीट्स यानी चादरें बनाई जाती हैं। और उसके बाद ये क्या है? टेंसाइल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था मेटल्स में। टेंसाइल यानी इसमें मोल्ड होने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, मोल्डिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये किसी भी शक्ल में इसको मोड़ा जा सकता है, शेप दी जा सकती है। तो ये कॉपर की आमतौर पर खूबियां हैं। डक्टाइल यानी इससे करंट की तारें बनाई जाती हैं, और ये शीट्स बनाते हैं, और इसके मोल्ड बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में इसको शेप दी जाती है। उसके बाद इट इज फाउंड इन नेचर, यानी ये दुनिया में हमें मिलता है इन प्योर फॉर्म, यानी ये मेटल के प्योर सिंगल फॉर्म में, धात की शक्ल में, कॉपर मेटल की शक्ल में भी मिल जाता है कुदरती तौर पर। एंड और क्या होता है? इन कंबाइंड फॉर्म या कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है कंपाउंड की शक्ल में। किसकी शक्ल में मिलेगा? कंपाउंड की शक्ल में, कंपाउंड की फॉर्म में ये मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है वो ऐसी धात है जो बहुत काम की है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ट्रांसफार्मर वगैरह, वाइंडिंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड्स, स्पीकर। इलेक्ट्रिसिटी तो इसके बगैर चलती ही नहीं है, चाहे वो छोटे पैमाने का डीसी करंट हो या फिर एसी करंट हो। उसके बाद इससे कई चीजें, एलॉयज भी बनाए जाते हैं। और वो कुछ एलॉयज तो मैंने आपको पहले बताए थे डी ब्लॉक में, जैसे आमतौर पर ब्रॉन्ज बनता है, जैसे ब्रास बनता है। तो ये इसके मोस्ट कॉमन एलॉयज होते हैं। ठीक, अब हम इसके मेटलर्जी की तरफ जाएंगे। तो मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन ओर ओर ऑफ कॉपर, यानी जो कॉपर है इसका सबसे अच्छा कंपाउंड, कॉमन कंपाउंड कौन सा है, जिससे कॉपर एक तो आसानी से मिल जाएगा, और दूसरा कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट भी जल्दी हो जाएगा, आसानी से भी हो जाएगा, ज्यादा भी मिलेगा। और उसके बाद दूसरी ये बात होगी कि उस पे हमारी लेबर और कॉस्ट कम आएगी। तो मोस्ट कॉमन ओर ऑफ द कॉपर इज कॉल्ड कॉल्ड चैलो पाइराइट और आयरन पाइराइट। पाइराइट
लफ्ज मैंने आपको पहले भी बताया था, पायराइट कहते हैं सल्फर को। किसको बोलते हो? सल्फर को बोलते हो। तो इसकी जो आमतौर पर आयरन पायराइट यानी आयरन और सल्फर, ये कॉपर आयरन सल्फाइड, इसको हम चेलो पायराइट भी बोलते हैं, या इसको आयरन पायराइट, या इसको कॉपर पायराइट, क्योंकि कॉपर भी तो है ना इसके अंदर, तो ये कहते हैं। और कॉपर मेटल इसमें से आसानी से मिल जाता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, प्रोसेस करना पड़ता है, तो ये आसानी से ये मिल जाता है। अब हम इसमें इसका कॉपर का फिर बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। जब हम कॉपर को हासिल करते हैं तो दी प्रोसेस, यानी अब हमने प्रोसेस करना है किसका? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, क्या? एक्सट्रैक्टिंग कॉपर। कॉपर को साफ करना है, कॉपर को हासिल करना है, ठीक है। कॉपर फ्रॉम, किसमें से हासिल करोगे? इट्स, क्या? चेलो पायराइट, चेलो पायराइट और, ठीक। अब यहां पर हमें इस प्रोसेस के स्टेप्स देखने, ये प्रोसेस जो है जिसमें कॉपर हासिल करोगे, तो इसके स्टेप्स कितने होंगे? स्टेप्स कितने होंगे? तो इनमें सबसे पहला स्टेप होता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग समझते हो? इसके होते हैं यानी स्टोन, स्टोन ब्रेकिंग। स्टोन को, ये असल में चेलो पायराइट जो है, ये वाला चेलो पायराइट, कॉपर आयरन सल्फाइड, ये मिलता है पत्थरों की शक्ल में, इसके बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। उससे पहले ड्रिलिंग करके, माइनिंग करके इसको हासिल करते हैं। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे स्टोन्स में इसको चेंज करते हैं। फिर उसके बाद ये लाया जाता है फैक्ट्री में, जहां इसकी क्या होती है? ग्राइंडिंग होती है। क्या होती है? ग्राइंडिंग होती है। इसको ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, और इसकी बनाई जाती है डस्ट। डस्ट बनाते हैं, यानी बड़े बड़े पत्थर आए, पहले उनको तोड़ के छोटा किया, पहाड़ों से हासिल होता है, ये बड़े इसके पहाड़ होते हैं। फिर फैक्ट्रियों में इसकी क्या करते हैं? ग्राइंडिंग की जाती है, यानी डस्टिंग भी की जाती है। इसकी एक डस्टिंग होती है सफाई करना, एक डस्टिंग होती है पीसना, किसी चीज को डस्ट में यानी बारीक पाउडर में चेंज करना। तो यहाँ डस्ट बनाया जाता है, ग्राइंड करके इसको पाउडर की शक्ल में लाया जाता है। एक चीज ये होती है। इसके बाद नंबर 3 प्रोसेस होता है किसका? ये तो छोटे छोटे अब आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें पत्थर हासिल करके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर उनको पिसा जाता है। अब आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या हुआ? किसको बोलते हो? ये जब आपने इसको ग्राइंड कर लिया, पत्थरों में चेंज कर दिया, फिर डस्ट बन गई। अब इस डस्ट को किस में हल करते हो? पानी में। यानी यहां कंसंट्रेशन में क्या करोगे? मिक्सिंग ऑफ डस्ट, यानी इसका जो और था ना, उसको डस्ट इनटू किस में मिलाते हो? वाटर, और फिर इसका सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है। अब ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट शुरुआती स्टेप। अब हम पहले इसमें कंसंट्रेशन वाला जो स्टेप है उसको हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे और देखेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे की जाती है। देखो, कंसंट्रेशन का मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं कि वो तो था ग्राइंडिंग, बस वो तो बन गया, लेकिन कंसंट्रेशन में बहुत सारी बातों को जहन में रखना पड़ता है। तो अब हम करते हैं इसकी कंसंट्रेशन। क्या करोगे? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कैसे की जाती है?
एक बड़ा कंटेनर लिया जाता है, ठीक है, कंटेनर लिया जाएगा, उसमें क्या फिलअप करोगे, पानी, वाटर फिल करोगे, ठीक है। और ये वाटर फिल कर दिया। अब इसमें आप क्या करोगे, ये डस्ट जो थी कॉपर सल्फाइड की, ये फिल कर दी, ठीक है, ये फिल कर दोगे, कॉपर सल्फाइड को फिल कर दोगे। ये हमने इसमें डस्ट डाल दी कॉपर आयरन सल्फाइड की, यानी कि ये जो चेलोपायराइट की ओर थी, ये डस्ट की शक्ल में इसमें हल कर दिया। और ये हमारे पास क्या था, वाटर था। अब अगर ये सेशन आपका ऑफ हो भी जाए ना, तो आपने दोबारा ज्वाइन करना, मैं 5 मिनट में आपको फिर दोबारा ज्वाइन करवाऊंगा, तो आपने वो फिर हमारा लिंक दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि एक में लेक्चर में पूरा नहीं होगा। आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो अब इसमें हम मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हो इसमें, इसमें मिलाएंगे ऑयल। क्या मिलाओगे, ऑयल मिलाओगे, ऑयल, ऑयल माना तेल, किसका, तेल, इसमें आप मिलाओगे। पाइन ट्रीज आपने सुना होगा, उन पाइन ट्रीज के सीड में से हमें एक अल्कीन्स का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है और वो ऑयली होता है। इसको हम बोलते हैं टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल। ये तारपीन का तेल मिला दिया इसके अंदर, और को पानी में हल किया। अब ये टर्पेंटाइन ऑयल हमने कर दिया, ठीक है, यहां पर हमने ऑयल कर दिया। ये जो ऑयल है ये ऊपर होगा। अब इसमें हमने क्या करना है, जस्ट हमने एक इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हम एक यहां पर ऐड कर रहे हैं एक पाइप, और इधर से इस पाइप को हमने जोड़ा है बाहर से, एक पाइप से, कंप्रेसर से जोड़ा है। और इधर से हमने क्या भेजनी है इसके अंदर, हवा, एयर। अब इस पाइप में छोटे छोटे क्या होंगे, सुराख होंगे इस पाइप में। तो क्या होगा, ये सारा नीचे, ये कुछ कॉपर सल्फाइड जो ये पानी में हल हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ रेत, आर्सेनिक इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। ये जो नीचे बैठ जाएंगी, रेत वगैरह, पत्थर वगैरह दूसरे जो हैं, और इनको हम बोलते हैं गेंग पार्टिकल्स। क्या बोलते हो इनको, गेंग पार्टिकल्स बोलते हो। अब ये गैंग पार्टिकल को हम समटाइम इम्प्योरिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज। अब इधर से हम एकदम जैसे पाइप से हवा को फूकेंगे, एयर इसमें ब्लो करेगी, अंदर आएगी, तो फिर क्या करेगी, ये एकदम नीचे जो कचरा पड़ा है, जो इम्प्योरिटीज पड़ी हैं, जो रेत वगैरह पड़ी है, जब इसमें जैसे आप ग्लास पानी में स्ट्रॉ डाल के यूं फूंका मारेंगे, तो ब्लो करोगे, तो नीचे जो कचरा पानी के अंदर होगा वो एकदम ऊपर उठेगा। और जब ये कचरा ऊपर उठेगा तो ये ऑयल के क्या हैं, ड्रॉपलेट्स हैं। अब ये सारे का सारा कचरा इन ड्रॉपलेट्स को लग जाएगा और इनकी सतह पे चिपक जाएगा। तो इस तरह से ये सब कचरा जो है ये तेल के साथ ऊपर आके, तेल के ऊपर लेयर बना के बिल्कुल सतह पे आ जाएगा। अब इसको हम, और थोड़ी झाग भी बन जाएगी। अब इस झाग को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रॉथ बोलते हैं। तो फ्रॉथ होगा, लेकिन ये ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा। अब कचरा तेल के साथ मिक्स हो गया, तेल के साथ चिपक गया, टर्पेंटाइल ऑयल के साथ ये चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा ऊपर। बाकी ये जो पानी में हल है, कॉपर आयरन सल्फाइड, ये तो हल हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम इसमें जो भी कचरा था, रेत के जर्रात थे, मट्टी थे, पत्थर थे, और किस्म के जो पानी में नहीं हल होते थे, उसको इस पाइप के जरिए ब्लो किया नीचे प्रेशर से। जब हवा आई पानी में, उसने उछाल दिया सारे कचरे को ऊपर, और कचरे को ऊपर
तेल के साथ, जैसे ही सरफेस पे ऑयल था, ये जब कचरा उस तेल के साथ लगा, टच किया, तो इसके साथ ये अटैच हो गया, ऑयली लेयर थी ना उसमें चिपक गया। फिर इसको हम फ्रॉथ को हटा लेते हैं। अब हमारा यहाँ पर प्योर ये वाटर सॉल्यूशन बच जाएगा, कचरा साफ हो जाएगा। इसको हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। इसको हम दूसरा नाम देते हैं फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हो? फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस बोलते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस चलेगा। और इससे हमने क्या किया? हमने इसमें से कचरे को हटा दिया। अब जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा, ये पहले एक दफा देख लो। कचरा ऊपर गया, ब्लो करके एयर से, ऑयल से मिल गया, फ्रॉथ बन गया, जाग बन गई, इसको हटा दिया। अब हमें क्या मिल गया? यहाँ पे प्योर कॉपर आयरन सल्फाइड मिल गया। अब हम क्या करेंगे? इस कॉपर आयरन सल्फाइड को अब करेंगे हीट, और फिर इसको, तो जब हमने कंसंट्रेशन बना ली और हमने क्या किया, उस कॉपर आयरन सल्फाइड में जो इम्प्योरिटीज थी, जैसे सिलिका हो गया, या उसके बाद उसके अंदर कुछ आर्सेनिक का मटेरियल हो गया, लेड के कुछ सॉल्ट हो गए, तो उनको हमने काफी हद तक साफ कर लिया है, काफी हद तक साफ कर लिया है। अच्छा, कुछ इम्प्योरिटीज उसमें फिर भी रह जाती हैं, ये 100% प्योरीफाई नहीं होती है, तो इसको आगे भी प्योरीफाई किया जाएगा। लेकिन अब हमने इसमें से मजीद कुछ इम्प्योरिटीज को बाद में हटाना है, ये तो बाद में हम करेंगे। अब हमारा स्टेप आता है नेक्स्ट, कौन सा वाला है? दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। क्या बोलते हो इसको? इस सेकंड स्टेप को हम बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्ट बनाते हैं ना, जो खाने पीने की चीजें होती हैं, तो इनमें रोस्टिंग का अमल किया जाता है, रोस्ट बनाए जाते हैं। तो रोस्टिंग है क्या? सिंपल वर्ड्स में, हीटिंग ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को हीट करना है, ठीक है, और मेल्टिंग, या फिर उसको मेल्ट करना है, इन द प्रेजेंस, किसकी मौजूदगी में, किससे हीट करके इसको करोगे? इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट एयर। हॉट एयर, गर्म एयर जो है, ऑक्सीजन जो है, ये देते रहो, और फिर क्या होगा? वो जो मटेरियल है वो हीट होगा, हीट होते होते ये फिर मेल्ट होने के करीब आ जाएगा, मीन्स वो मेल्ट होगा। और जब वो मेल्ट होगा तो फिर उसको एयर यानी ऑक्सीजन भी उसमें जाती रहेगी। क्या जाती रहेगी? ऑक्सीजन जाती रहेगी। अब हम यहाँ पर इसका रिएक्शन देखते हैं। भाई, आपने 2 मोल उठाने हैं कॉपर आयरन सल्फाइड के, और इसको आपने पहुंचानी है क्या? हॉट एयर। क्या पहुंचानी है इसको? हॉट एयर पहुंचानी है। पर कितनी हॉट एयर पहुंचानी है? 4 मोल। ये आपकी हॉट एयर होगी, ये ब्लो करेगी किसमें? ये एक कंटेनर होता है जिसको आप बोलते हो बेसमेयर कन्वर्टर। तो उस कन्वर्टर में, उस प्लांट में, कंटेनर में हीट करोगे। अब देखो होता क्या है, कॉपर यहां से ब्रेक होता है किसमें? +2 में, और आयरन का आपको पता है ये भी +2 में ब्रेक होता है। अब ये टोटल हो गए प्लस के 4। हर सल्फर 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अलग हो जाता है। अब ये कॉपर को फिर सल्फर, यहां से कॉपर जो है ये फिर कुछ इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, ये किसको मिलते हैं? ये सल्फर के हैं 4 एटम। कितने एटम है? 4 एटम। और कॉपर के कितने एटम हैं? 2। तो पहले ये बनाता है क्यूप्रस सल्फाइड, एक चीज तो ये बनती है, ये रिड्यूस होने के बाद। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 मोल बनते हैं किसके?
सल्फर डाइऑक्साइड गैस के, और 2 मोल हमारे पास बनते हैं फेरस ऑक्साइड के। किसके बनते हैं? फेरस ऑक्साइड के। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सल्फर है, ये हर टोटल हैं 4 सल्फर के एटम हैं। किसके एटम है? सल्फर के 4 एटम हैं। अब इनमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्यूप्रस सल्फाइड को कौन डोनेट करता है? ऑक्सीजन। ठीक, सॉरी, सल्फर डोनेट करता है, रिड्यूस करता है इसको। अब हमारे पास ये बन जाता है क्यूप्रस सल्फाइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और 2 मोल फेरस ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड। तो हमने क्या किया? इसको हीट किया, इसको कॉपर आयरन सल्फाइड को, और इस प्रोसेस को आपने नाम क्या दिया? रोस्टिंग। यानी ये मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद इसमें ऑक्सीजन, सल्फर अलग हो गया, आयरन अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। अब ये जो सल्फर है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसमें चेंज हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड में। और इसको सल्फर से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को लेने पड़ते हैं। ऑक्सीजन हर एक होता है -2 में, सल्फर हो जाता है +4 में। 12 इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं। कितने ऑक्सीजन हैं? 6 ऑक्सीजन। बाकी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जो हैं ये आयरन से इलेक्ट्रॉन लेकर फेरस ऑक्साइड बना लेती हैं। तो ये बनता है हमारा क्यूप्रस सल्फाइड। तो हमने क्या किया? इसको कॉपर पाइराइट को स्ट्रॉन्ग हीट दी, एयर भी दिया, ऑक्सीजन भी दी, कॉपर सल्फाइड भी बना। सल्फर काफी सारा चला गया, काफी सारा चला गया, क्योंकि हमें सल्फर तो नहीं चाहिए ना। हमें क्या चाहिए? हमें हमें चाहिए कॉपर। तो कॉपर से सल्फर को तो हटाना है ना, सल्फर हटा देंगे और फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। अब समझ लो हमारे पास इस कंटेनर में क्या बचेगा? हमारे पास 2 चीजें अब इसमें से बच जाएंगी। काफी सारा सल्फर तो चला जाएगा। अब इसमें बचेगा एक लेयर। किसकी? ये ऊपर लेयर बचेगी। ठीक है। जब हीट करके इसको पिघला के मेल्ट कर दोगे तो आपको एक लेयर मिलेगी ऊपर वाली। ये किसकी होगी? ये होगी क्यूप्रस सल्फाइड की। और इसके नीचे आपको एक छोटी सी लेयर मिलेगी। किसकी? ये मिलेगी फेरस ऑक्साइड की। ये किसकी होगी? फेरस ऑक्साइड की लेयर आपको मिलेगी। ठीक है। और ये हमारा अब केमिकल बचा, और इसमें से गैस की शक्ल में कौन सी गैस एवापोरेट हो रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या एवापोरेट हो रही है? सल्फर डाइऑक्साइड एवापोरेट हो रही है। ये जा रही है ऊपर, बाकी के ऊपर सल्फाइड बन रहा है। तो ये इस तरीके से चलेगा। अब ये है प्रोसेस, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। यानी हीट करके काफी सारे सल्फर को ऑक्सीजन मिल गई, इसमें से अलग हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल गया। अब समझ लो हमने इसमें से काफी सल्फर को रिमूव कर दिया है। अब थोड़ा सा सल्फर पड़ा है, पड़ा रहे, कोई इशू नहीं है, इसको भी हटाएंगे। इसमें अब पड़ा है आयरन ऑक्साइड। अब इसको कैसे हटाएं? इसको किस तरीके से हटाया जाए? तो अब हमें एक और नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। एक और स्टेप करोगे तो फिर ये भी हट जाएगा, इसको भी हम हटा लेंगे। किसमें से? इसमें से हटाएंगे। अब इस अमल को हम बोलते हैं नंबर 3rd स्टेप को। क्या बोलते हो? इसको बोलते हो स्मेल्टिंग। क्या बोलते हो? स्मेल्टिंग। यानी इसमें हमने आयरन ऑक्साइड, ये देखो भाई,
यहां पे अभी हमने पढ़ा कि इसमें एक लेयर किसकी है, एक लेयर पड़ी है कॉपर सल्फाइड की, क्यूपरस सल्फाइड की। अच्छा, इसमें कुछ नीचे बॉटम में क्या मिला हुआ है, फेरस ऑक्साइड। अब ये दोनों आपने हीट कर रहे हो, अभी हीट बंद नहीं की है, हीट चल रही है। अब इसमें आप मिलाना शुरू करो किसको, ये देखो, ये मैं इसमें मिला रहा हूं पिघले हुए मिक्सचर में। मैं क्या मिला रहा हूं बेटा, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं रेत। इसको बोलते हैं सिलिका, आम लफ्जों में रेत, आप इसको बोलते हैं सैंड। ठीक है, अगर वर्ड याद ना रहे तो सैंड भी बोलते हो, सिलिका सैंड ये मिलाएंगे। तो फिर देखो, ये जो सैंड इसमें आप मिला रहे हो ये क्या करेगी, ये इस कॉपर सल्फाइड से तो इसका रिएक्शन नहीं होगा, इससे इसका रिएक्शन नहीं होगा। सैंड क्या करेगी, ये जो फेरस ऑक्साइड है हाई टेम्परेचर पे पिघल चुका है, अब सैंड मिला दिया, रेत मिला दी, ये भी पिघल जाएगी। और ये जब इन दोनों को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो ये बन जाएगा आयरन सिलिकेट, FeSiO3। इसको फेरस सिलिकेट या आयरन सिलिकेट बोलोगे। आयरन सिलिकेट हो गया। अब ये आपका आयरन सिलिकेट जो है ये क्या करेगा, ये फिर इसमें बिल्कुल नीचे बॉटम में सारे का सारा सेटल डाउन, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगा। ये ऐसे मैली सी एक लेयर बन जाएगी। और कॉपर सल्फाइड ये थोड़ी डेंस लेयर होती है, अब ये थोड़ी हेवी हो जाएगी, इसलिए सारा आयरन और सिलिकेट ये नीचे चले जाएंगे, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। और ये जो ऊपर वाली लेयर है क्यूपरस सल्फाइड की, ये थोड़ा सा लाइट क्या होगी, लेयर होगी। और इस लाइट लेयर में क्या होगा, सिर्फ क्यूपरस सल्फाइड होगा। क्या होगा, क्यूपरस सल्फाइड होगा, और ये ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉपर मैट। क्या बोलते हैं, कॉपर मैट। मैट कहते हैं चटाई जैसे होती है, चादर जैसे होती है, तो ये कॉपर मैट बन जाएगा। अब इसको जब हम ठंडा करेंगे तो ये सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, काफी सारा आयरन जो है, काफी सारा आयरन, हाँ थोड़ा सा बच जाता है, 1-2% बच जाएगा। जैसे कॉपर सल्फाइड हमारा काफी सारा पड़ा हुआ है, सल्फर थोड़ा है उसमें, तो आयरन सल्फाइड थोड़ा बहुत बच जाएगा। पर बहुत बड़ी मिकदार हेवी होने की वजह से ना नीचे पत्थर की शक्ल में जम जाएगी। ये इसके ऊपर कॉपर सल्फाइड जो है ये जम जाएगा जब इसको ठंडा कर लें। फिर इसको हम हथौड़ी से हिट करके ये पत्थर की लेयर अलग तोड़ लेंगे, इसको निकालेंगे कंटेनर से, ठंडा हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ब्लॉक की शक्ल में। इसको तोड़ेंगे, जैसे ईंट को तोड़ते हो, 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये लेयर अलग हो जाएगी, ये लेयर अलग हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। यानी व्हेन, जब क्या करोगे, यानी क्यूपरस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड इज मिक्स्ड विद, किसके साथ मिक्स करते हो इसको, सिलिका, सिलिका के साथ मिक्स करते हो, एंड और उसके बाद हीटेड, फिर हीट करते हो स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा हीट देते हो, ठीक है, टू मेक आयरन सिलिकेट, ताकि इसमें क्या बन जाए, आयरन सिलिकेट बन जाए, जिससे आयरन को अलग कर दिया जाए, आयरन अलग हो जाए इसमें से। तो इस अमल को क्या बोलते हो, स्मेल्टिंग। क्या बोलते हो इसको, स्मेल्टिंग। अब हमारा ये प्रोसेस हो गया स्मेल्टिंग का, देख लो एक दफा। तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे, स्मेल्टिंग के बाद फिर हमने करना होगा
बेसमराइजेशन। अब बेसमराइजेशन कैसे करोगे? ये जो आपको ये आयरन सिलिकेट मिलेगा ना, ये कीचड़ की शक्ल में जैसे मैल होता है इस तरह की लेयर बन जाएगी। समटाइम इसको आप आयरन सिलिकेट को स्लैग भी बोलते हो। चलो भाई, अब ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है? एक और अहम स्टेप करना है। अब अहम स्टेप हमारा नेक्स्ट कौन सा वाला है? दैट इज कॉल्ड नंबर 4th स्टेप, बेसमराइजेशन। क्या बोलते हो? बेसमराइजेशन। ठीक है, बेसमेराइजेशन। अब बेसमराइजेशन क्या है? अरे भाई, ये अभी आ रहे हैं तो मैं इनको ज्वाइन करा दूं। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें भाई क्या करना है? बेसमराइजेशन करनी है। और ये किस तरह होगी? देखो, ये एक बड़ा सा पियर जैसे नाशपाती होती है, इस शेप का एक देग की तरह का बड़ा सा क्या होता है? कंटेनर होता है। क्या होता है? कंटेनर। और इस कंटेनर को आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो बेस मेयर कन्वर्टर। क्या बोलते हो इसको? देखो, जैसे देग बनी होती है इस तरह से बना होता है, और इसको यहां पर होल्ड करने के लिए एक बड़ा सा इधर स्टैंड होता है। और जैसे इसको एक देग को हमने यहाँ इसको होल्ड किया हुआ है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये इसको होल्ड किए हुए इसने। और इधर से भी वैसे ही एक स्टैंड होगा जिससे आपने इसको क्या करना है? होल्ड करना है। बिल्कुल जैसे हमने दरवाजे को जोड़ा होता है किसी चीज का। अब ये यूं इसको ये घुमा भी सकता है। और इधर से इसमें क्या होती है? यहां से एक पाइप लगा होता है जिसमें से एयर यानी ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर भेजी जाती है। और ये जो है, ये पूरी देग की तरह जो इसकी शक्ल है, नाशपाती पियर शेप जो है, इसको बोलते हैं बेस मेयर बेस मेयर कन्वर्टर। क्या बोलते हैं इसको? बेस मेयर कन्वर्टर बोलते हैं। अब इस बेस मेयर कन्वर्टर में हम किसको ऐड करेंगे? देखो, अब आपको पता ही है कि हमने जो अभी स्मेल्टिंग का प्रोसेस किया उसमें हमें क्या मिला? कॉपर सल्फाइड। क्या मिल गया? कॉपर सल्फाइड। याद करो, इससे पहले वाला स्टेप था, कॉपर सल्फाइड मिलेगा आपको। अब इस कॉपर सल्फाइड को यहां से क्या मिल रहा है? इसको मिल रही है इधर से एयर। और ये थोड़ा थोड़ा सा ये इसको रोटेट भी करता रहता है, घुमाता भी रहता है। ठीक है, यूं हिलता रहता है जैसे झूला हिलता है, यूं आगे पीछे ये होता रहता है। ये इसको होल्ड करते हैं ना, ये थोड़ा घुमाता है इसको, तो ये थोड़ा सा यूं घूमता रहता है, यूं मिक्स करता रहता है। और इधर से इसको बहुत लार्ज अमाउंट किसकी देते हो? इसको एक लार्ज अमाउंट दी जाती है हीट की। हीट मिलती रहती है इसको, काफी सारी हीट इसको दी जाती है। और इस तरह से ये फिर फ्लेम जो होता है ये इसको बहुत हीट देता है, और ये हीट इसको पिघलाती है, कॉपर सल्फेट को। अब जब ये पिघलता जाता है तो ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करने लगती है। क्या रिएक्ट करने लगती है? ऑक्सीजन रिएक्ट करने लगती है। अब हमारे पास 2 मोल रिएक्शन यहां शुरू हो गया। 2 मोल आपने किसके उठा लिए? कॉपर सल्फाइड के 2 मोल उठा लिए। और इसको यहां से ये क्या मिल रहा है? O2, ऑक्सीजन इसमें। यानी यहां हम इसको दे रहे हैं ऑक्सीजन।
तो जब इसको पिघले हुए सल्फर क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? देखो 2 मोल है, एक में 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन लेगा और ये कन्वर्ट किस में होगा? सल्फर डाइऑक्साइड में। और ये सल्फर डाइऑक्साइड यहां से बेस मेयर कन्वर्टर से सल्फर को लेकर चली जाएगी। कॉपर जो है इसको फिर मिलेगा ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। तो ये क्या बना लेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बना लेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। अब ये जो है ना नीचे आपको इसमें बेस मेयर कन्वर्टर में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या मिलेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा। अब क्यूप्रस ऑक्साइड जो है ये बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड चला गया। अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत सल्फर डाइऑक्साइड अभी भी पड़ा है। अब ये जो थोड़ा सा सल्फर डाइऑक्साइड पड़ा है ना, ये फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ? थोड़ा सल्फर, ये काफी सारा तो सल्फर डाइऑक्साइड में चला गया, अब कुछ बचा है, थोड़ा सा बचा है, तो वो है क्यूप्रस सल्फाइड। मैं देखता हूं कि आपके ये मोबाइल में आ रहा है, नहीं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। तो चलो, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब हमें क्या मिला है? क्यूप्रस ऑक्साइड मिला है। क्या मिला है? क्यूप्रस ऑक्साइड। चलो भाई, ये क्यूप्रस ऑक्साइड लिया, अब इसके साथ खुद क्यूप्रस सल्फाइड जो है क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करेगा? क्यूप्रस सल्फाइड रिएक्ट करेगा और यहां पर 2 मोल उठा लोगे क्यूप्रस ऑक्साइड के, इधर जो पड़ा है, और इसमें कुछ क्यूप्रस सल्फाइड बचा है, हीट अभी भी मिल रही है। ये देखो, सल्फर यहां से अलग हुआ, इसमें जो थोड़ा बहुत बचा कुचा था, ऑक्सीजन यहां से अलग हुआ और ये इसके साथ मिलके कौन सी गैस बना ली? अगेन सल्फर डाइऑक्साइड। तो कुछ क्यूप्रस ऑक्साइड बन के क्यूप्रस सल्फाइड थोड़ा बहुत पड़ा होगा, उससे खुद रिएक्ट करेगा। बाकी हमारे पास कॉपर कितने बचे? ये देखो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 6। अब 6 मोल जो हैं हमें किसके मिल जाएंगे? कॉपर के। 6 मोल यानी 6 मोल, 2 ये 4 ये 2 ये क्यूप्रस सल्फाइड। ये है हमारा कौन सा प्रोसेस? बेसमराइजेशन। यानी बेसमेयर कन्वर्टर में हमने क्या डाला है? क्यूप्रस सल्फाइड। इधर से हम उसको क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेंगे, बाकी ऑक्सीजन कॉपर से मिलकर क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा। अब क्यूप्रस ऑक्साइड जो बनेगा वो कुछ क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्ट करेगा, अगेन सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और प्योर कॉपर यहां हमें मिल जाएगा। लेकिन ये जो कॉपर आपको यहां पर मिलेगा इसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। क्यों ब्लिस्टर कॉपर बोलते हो? क्योंकि इस कॉपर में, ब्लिस्टर कहते हैं जैसे हमारे स्किन पे दाने बन जाते हैं। अब ये जब कॉपर बनेगा, देखो ये कैसे बनता है। ये अब हमें ये जो कॉपर मिलेगा, इस कॉपर को हम जब ठंडा करेंगे तो ये कॉपर की शीट बनेगी, शीट बनेगी, कॉपर की शीट बनेगी, ब्लॉक्स बनेंगे और इसमें यहां पर क्या होंगे? छोटे छोटे से बबल्स बनते जाएंगे। ये देखो, ये बड़े बड़े से बबल, जैसे हमारी स्किन पे दाने निकल आते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। ब्लिस्टर माना कोई चीज सतह से ऊपर उभरी हुई है, तो ये ब्लिस्टर बनते हैं। और इन ब्लिस्टर्स के अंदर असल में होता क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये इन बबल्स से निकलती है, बाहर चली जाती है, किसमें? एयर में, जो बेसमेयर कन्वर्टर में बन रहा था। इस वजह से हमने इसमें देखा कि बबल बन गए, इस कॉपर को हम बोलते हैं इसलिए ब्लिस्टर कॉपर। और ये कहां पर था? बेसमेयर कन्वर्टर में। और ये कितने परसेंट प्योर होगा?
99% ये प्योर होगा। अच्छा, इसमें 1% बहरहाल क्या होंगी? इम्प्योरिटीज होंगी। क्या होंगी? इम्प्योरिटीज। अब 1% इम्प्योरिटीज में क्या होगा? लेड होगा, आर्सेनिक होगा इसके अंदर। उसके बाद जो है इसके अंदर कुछ इसमें स्टेबियम आ जाएगा, कुछ इसमें आयरन भी थोड़ा बहुत होगा, वो होगा, और इवन इसके अंदर कुछ अमाउंट किसकी होगी? गोल्ड की भी होगी। तो ये कॉपर थोड़ा 1% इम्प्योर होता है और ये बेस्मराइजेशन से हमें हासिल हो जाता है। किससे हासिल होता है? बेस्मराइजेशन से हासिल होता है। फिर इस ब्लिस्टर कॉपर की क्या की जाती है कि ये कॉपर भी बन तो गया, लेकिन ये कॉपर भी बिजली की तारों में इस्तेमाल नहीं होगा। ये कंडक्टर अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1% क्या मौजूद है? इम्प्योरिटी। ये करंट को रोकेंगे। तो इन 1% इम्प्योरिटी को भी हटाना पड़ेगा। अब इस ब्लिस्टर कॉपर का क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का वीडियो मैंने आपको जो कॉपर की पहले मेटलर्जी का भेजा है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर मौजूद है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें इस कॉपर को कैथोड बनाया जाता है और एनोड भी कॉपर ही होता है। उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसको एसिडिफाई करके सॉल्यूशन बनाया जाता है और फिर ये कॉपर जब हमें हासिल होता है तो ये 100% क्या होता है बेटा? ये प्योर होता है। और इस कॉपर को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या ट्रांसमिशन वायर्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे